रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। शोभा सुबह सुबह बिना नहाए धोए रसोई में जाती है और उसकी माँ संध्या ने जो आज की पूजा के लिए प्रसाद का खाना बनाया था वो खाना वो प्लेट में डालकर बाहर नाश्ते की टेबल पर बैठकर जैसे ही खाने जाती है तभी संध्या पीछे से आकर एक झापड़ उसके सर पर मारते हुए बोलती है, गंदी औलाद, ना मजा ना स्वाद। क्या है ये, दिखता नहीं क्या? प्रसाद का खाना है, बिना पूजा के झूठा कर रही है। जूता खाएगी क्या अभी? क्या माँ, खाना खाने से मना कर रही हो और जूता खिला दोगी? यही औकात है क्या मेरी इस घर में? औकात तो तेरी दो कोड़ी की नहीं है। और अब ना ज्यादा चुचपड़ मत कर और जाकर खाना वापस रख दे। बिना पूजा के खाना झूठा किया ना तो सच में जूता उठा लेंगे हम। हाँ ठीक है रख रही हूँ। अपनी बेटी को जूता खिलाने को कह रही है। सौतेली होती ना तो न जाने क्या करती। तब कहते नहीं, खिला ही देती। बेचारी शोभा अब उसको प्लेट में डाला खाना वापस रखना पड़ता है। जिसके बाद वो नहा धोकर नीचे आती है तब उसके घर में पूजा शुरू होती है जिसमें वो अपनी माँ और भाई कमल के साथ जाकर बैठ जाती है। ये पूजा उसके स्वर्गवासी पिता की बरसी की थी। पूजा खत्म होते ही शोभा न आओ देखती है न ताओ, सीधे रसोई में जाकर खाना प्लेट में डालकर खाना शुरू कर देती है। उसको ऐसे खाना खाते देखकर उसका भाई कमल बोलता है, देखो तो माँ कैसे भूखों की तरह खा रही है, खाना नहीं देते क्या आप इसको? अरे पूरा दिन जूता खिलाने से फुर्सत मिले इन्हें, तब तो मुझे खाने दे। जैसे तुम्हारे काम है ना, तुम्हें जूते ही नसीब होंगे। और अपनी हरकतें ये सुधार लो, वरना आप तक माँ से ही जूते खाए हैं, ससुराल में सास से भी खाओगी। सास तो मुझे पलकों पर बिठा कर रखेगी, देख लेना आप। इज्जत होगी मेरी मेरे ससुराल में। शोभा एक बेहद ही शरारती लड़की थी और उसकी पागलपंती वाली हरकतें उसको जूते खाने पर मजबूर कर ही देती थी। उसके इस बर्ताव के बावजूद भी उसके लिए एक बहुत अच्छे घर का रिश्ता आता है और कुछ दिनों बाद एक उमंग नाम का लड़का अपनी माँ देवी के साथ शोभा के घर आता है, जहाँ लड़की को देखकर लड़के की माँ संध्या से बोलती है, अरे बहन जी, आपकी बेटी तो सच में बहुत सुंदर है और शांत है। मुझे भी ऐसी शांत स्वभाव की लड़की अपने बेटे के लिए चाहिए थी जो मेरे घर को संभाल ले। बाकी शोभा बेटा, तुमको खाने में क्या क्या पसंद है? जी जूते। क्या जूते? अरे आंटी जी, माँ तो मजाक कर रही हैं। मुझे तो खाने में सब पसंद है, बस खाना किसी और ने बनाया हो। बड़ी मजाकिया लड़की है। तो बहन जी, हमने तो बता दिया अपना फैसला, आप भी बता दीजिए। अगर बिटिया की हाँ है तो रिश्ता पक्का करें। जी बहन जी, हमें भी मंजूर है। दोनों परिवार आपसी सहमति से उमंग और शोभा का रिश्ता पक्का कर देते हैं और 1 महीने बाद रीति रिवाज से दोनों की शादी हो जाती है। और शादी के बाद अपने ससुराल की जिम्मेदारियां शोभा बखूबी निभाती है, लेकिन वो अपने चुलबुले अंदाज से कहाँ पीछे रह सकती थी, जिसके चलते एक दिन वो अपनी पड़ोसन विमला के घर जाती है। लेकिन अंदर जाने से पहले आंगन में सोया विमला का कुत्ता देखकर खुद से कहती है, अरे रे, बेचारे कुत्ते को कैसे बांधा हुआ है। रुको मैं इसको खोल देती हूँ। वैसे विमला आंटी ने बताया था आजकल ये जंगली सा हो गया है, लेकिन है तो पालतू, घर में किसी को थोड़ी काटेगा। इतना बोलकर शोभा जैसे ही विमला के सोए हुए कुत्ते को खोलती है, उसके बाद उसकी सास उसको आवाज देकर बुला लेती है, जिस पर वो तो अपने घर निकल लेती है। लेकिन विमला का कुत्ता उठते साथ ही सामने से आ रहे अपने मालिक बद्री के पिछवाड़े पर जोर से काट लेता है। बड़ी मुश्किलों से कुत्ते को बांधकर विमला गुस्से में बौखलाई हुई देवती के घर आती है और बोलती है, ओ देवती, कहाँ है? और ये कैसी खुराफाती बहुलाई है? कहाँ है? जल्दी आ। हाँ क्या हुआ विमला, क्यों अपने कुत्ते की तरह गला फाड़ रही है? पूरा दिन वो भी भौंकता रहता है और लगता है अब तेरे ऊपर भी उसका असर हो रहा है। मेरे कुत्ते का छोड़ और अपनी बहू का सुन। तेरी बहू ने जो आज काम किया है ना, उसके लिए तुझे उसे जूते खिलाने चाहिए। क्यों, ऐसा क्या किया मेरी बहू ने? अरे मेरे सोए हुए कुत्ते को खोलकर चली गई और उसने मेरे इनको काट लिया। जब तुझे और तेरी बहू को मैंने बता रखा था कि आजकल मेरा कुत्ता जंगली हो रखा है, तो इसने क्यों खोला उसको? तुझे किसने बोला बहू ने खोला कुत्ता? अरे खुद निकल गया होगा जंजीर से, जानवर ही तो है। इन्होंने खुद तेरी बहू को देखा था और ये उसको ऐसा करने से रोकते उससे पहले ही वो ये कांड करके निकल ली। कसम से आज मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। दोनों की बातों के बीच शोभा वहाँ आती है और उसको देख देवती बोलती है, बहू ये क्या सुन रही हूँ, तूने पड़ोसन के कुत्ते का चेन खोल दिया? हाँ माँ जी, बेचारा सो रहा था, तब भी उसको बांधा हुआ था, इसलिए मैंने खोल दिया।
तू रुक, सच ही कहा विमला ने, तुझे ना जूते खिलाने चाहिए। अरे तेरे कारण विमला के पति की तशरीफ बिगड़ गई। हाँ खिलाइए, आप भी जूते खिलाइए। मेरा तो जन्म ही जूते खाने के लिए हुआ है। शादी से पहले माँ कहती थी तू जूते खाएगी, अब सास बोल रही है मैं तो जूते खाने वाली बहू हूँ। हाँ। शोभा इतना बोलकर वहाँ से चली जाती है और देवती बेचारी विमला से अपनी बहू के किए की माफी मांगती है। समय गुजरता है और गुजरते समय के साथ शोभा और भी बहुत कांड करती है। लेकिन एक दिन शाम के समय शोभा अपनी सास के पास जाकर बोलती है, माँ जी मुझे पैसे दे दो, मुझे जूते लाने हैं सर्दियों के लिए। क्यों, पहले वाले खाकर खत्म कर दिए? माँ जी मजाक मत करो, मुझे जूते खाने के लिए नहीं पहनने के लिए चाहिए। पता नहीं क्या प्रॉब्लम है आपकी। मेरी बस यही प्रॉब्लम है कि तू कहीं और ऐसा काम ना करे कि लोग तुझे सच में जूते खिलाए एक दिन। माँ जी कहने की बात है कि मैंने जूते खाने वाले काम किए हैं, लेकिन आज तक किसी ने मुझे जूता मारा नहीं, इसलिए मैंने कभी जूता नहीं खाया, ना खाऊंगी, क्योंकि लड़कियों को जूता मारना पाप होता है। जैसी तेरी हरकत है ना कि कभी पड़ोसन का कुत्ता छोड़ देती है, कभी दुकान से खड़े खड़े 5-10 टॉफियां खाती है, लोगों ने सच में किसी दिन जूते मार ही देने हैं। ऐसा कुछ नहीं होगा, आप बस मुझे पैसे दे दो, मुझे जूते खाने नहीं लेने जाना है। देवती अपनी बहू को पैसे दे देती है, जिसके बाद सर्दियों के लिए गर्म जूते देखने शोभा एक दुकान में जाती है, जहां वो शोकेस में जूते देख रही होती है। तभी उसकी नजर जमीन पर पड़े एक जोड़ी जूते पर जाती है और वो उसे बहुत पसंद आते हैं। बिना कुछ पूछे, बिना प्राइस जाने शोभा जूते उठाकर सीधा अपने पैरों में डालकर देखती है और फिट आते ही उनको उठाकर एक स्टाफ से काउंटर का पता करके सीधा काउंटर की तरफ बढ़ने लगती है। इतने में जिस माया नाम की औरत के वो जूते होते हैं, वो अपने पति राजेश को बोलती है, अजी देखिए ना, वो लड़की मेरे जूते चुरा कर ले जा रही है। मैं सैंडल ट्राई कर रही थी, इतने में वो मेरे जूते चुरा कर ले गई। अरे अरे रुको तुम, मैं बताता हूँ। ऐसे लोग ना जूते चुराने के नहीं, जूते खाने के लायक होते हैं। अरे चोर चोर। राजेश चिल्ला चिल्ला कर सबको शोभा के आसपास इकट्ठा कर लेता है और फिर शोभा से बोलता है, अरे देखने में तो अच्छी खासी घर की लगती हो, पर ये जूते चुराते हुए शर्म नहीं आती तुम्हें? मेरी पत्नी यहाँ सैंडल लेने आई थी और तुमने उसका फायदा उठाकर उसके जूते ही चुरा लिए। हाँ चोर नहीं कहीं की। ओ मैंने कोई जूते नहीं चुराए, ये मुझे नए जूते लगे और पसंद आने पर मैं इसको खरीदने के लिए जा रही थी। ऐसे लोग बहुत देखे हैं जो पकड़े जाने पर यही बोलते हैं, तुमको ये नए जूते लगे। अरे नए जूतों पर कोई टैग या प्राइस लगा होता है, इतना नहीं पता? सच में मैंने इतना ध्यान नहीं दिया, मैं तो इनको खरीदने के लिए काउंटर पर ले जा रही थी। अरे काउंटर पे नहीं, तुम कल्टी हो रही थी। अरे ऐसी औरतें ना शरीफ औरतों के नाम पर धब्बा है। जान, मैं तो कहता हूँ ना, इसे जूता छीन लो और इसको जूता खिलाओ, तब जाके अकल आएगी इसे। जस्ट शट अप, मुझे जूते मारने की हिम्मत भी मत करना। अच्छा अब तो खिलाना ही पड़ेगा, एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी। माया अपने जूते छीनकर जैसे ही शोभा को मारने जाती है, उतने में वहाँ देवती आ जाती है और सबको सुनाती है कि उन्होंने उसकी बहू को चोर समझने की हिम्मत कैसे की। साथ ही वो सबसे सीसीटीवी चेक करने को बोलती है, जिसमें दिखता है कि शोभा ने जूते पहनने के बाद एक स्टाफ से बिलिंग काउंटर पूछा था, जिससे ये साबित हो जाता है कि शोभा ने चोरी करने के मकसद से जूते नहीं उठाए थे। ये जानकर माया और राजेश शोभा से माफी मांगते हैं। इस सब ड्रामे के बाद जब दोनों सास बहू घर आती हैं, तो शोभा अपनी सास से बोलती है, माँ जी आप वहाँ कैसे आई? तूने पैसे लेने के बाद पर्स यहीं छोड़ दिया था, तो उसी के लिए तेरे पीछे पीछे आ गई थी। लेकिन जब तक मैं तुझे देखती हूँ कि तू कौन सी दुकान में है, जब तक तूने कुछ कांड ही कर दिया था। माँ जी आज आकर आपने मुझे जूते खाने से बचा लिया। मैं आपसे हर काम सोच समझ कर करूँगी, ताकि आपको या मुझे कोई परेशानी ना झेलनी पड़े। चलो अच्छा है, तुझे समझ तो आया कि तेरी हरकत जूते खाने वाली थी अब तक। शोभा की नासमझी भरी हरकतें उसे ये सिखा देती हैं कि हर काम सोच समझ के करना चाहिए, वरना कब कहाँ कैसे और किसके जूते खाने पड़ जाएं कह नहीं सकते। ये कहानी है विमला की, जो दिल्ली के सुल्तानपुरी इलाके में अपनी 100 गज के मकान में बड़े आराम से रहती थी। विमला की किस्मत उसने सोने की कलम से लिखवाई थी, क्योंकि बड़े बेटे की शादी के बाद विमला बस अपने जीवन के सुखद पलों का अनुभव कर रही थी। विमला को अपनी बड़ी बहू पर बड़ा नाज था, क्योंकि उसकी बड़ी बहू मंजू उसे कोई कमी नहीं आने देती थी।
उसके एक हुक्म पर वो सब उसे हाथ में लाकर दे दिया करती। एक दिन विमला अपनी बहू मंजू के कमरे में आकर उससे कहती है, बहू, आज मेरा छोटा बेटा और तेरा लाडला देवर पंकज अपनी पढ़ाई पूरी करके घर आ रहा है। तुझे याद है ना? माँ जी, मुझे सब याद है। मैंने सुबह ही छोले भिगो दिए थे। आज उनकी पसंद का खाना बनाऊंगी और उनको खिलाऊंगी। बस अभी रसोई में ही जा रही हूँ देवर जी की पसंद की खीर बनाने के लिए। उनको बहुत पसंद है ना? हाँ बेटी, पसंद है। और तेरे हाथों का खाना तो अमृत जैसा है, किसको पसंद नहीं आएगा। सच में बहू तो मुझे बहू कम और मेरी बेटी ज्यादा लगती है। तेरे आने के बाद तो बस मैं अब अपने घर में सुख ही भोग रही हूँ। माँ जी, आप ऐसा मत बोलिए। अच्छा, मनोज जी गए हैं देवर जी को लेने मेट्रो स्टेशन। दोनों आते ही होंगे। इतना कहकर मंजू रसोई में जाकर कामकाज में लग जाती है, जिसके बाद अचानक ही खीर बनाते हुए उसके हाथ से दूध का भगोना गिर जाता है और सारा दूध जमीन पर फैल जाता है। और तभी विमला अपनी बहू मंजू के पास आकर रोते हुए कहती है, बहुत जल्दी चल, अनर्थ हो गया। मेरे दोनों बेटों का रास्ते में एक्सीडेंट हो गया और वो अम्बेडकर में भर्ती हैं। बहुत जल्दी मुझे मेरे बेटों के पास लेकर चल, वरना चिंता से मेरी जान चली जाएगी। विमला की बात सुनकर मंजू खुद को संभाल लेती है और विमला को लेकर अस्पताल जाती है, जहां जाकर वो डॉक्टर से मिलते हैं और डॉक्टर उनसे कहता है, एक्सीडेंट में आपके छोटे बेटे की जान तो बच गई क्योंकि उन्होंने सीट बेल्ट लगाई थी, लेकिन आपके बड़े बेटे की जान खतरे में है। आप लोगों में से किसका ब्लड उससे मिलेगा? डॉक्टर, मुझे नहीं पता कि उसका खून किससे मिलेगा, क्योंकि ये मेरे पति की पहली बीवी की संतान है, जिसके मरने के बाद उन्होंने मुझसे शादी की थी। ओके, आप चिंता मत करिए, मैं कुछ इंतजाम करता हूँ। ये सुनकर जहां मंजू को बहुत बड़ा शौक लगता है कि उसका पति उसकी सास की सौतेली संतान है, तो वहीं उसके चेहरे के उड़े रंग को देखकर विमला कहती है, बहू मुझे माफ कर दे। मैं जानती हूँ ये वक्त इस सच्चाई का नहीं था, लेकिन मैंने कभी अपने छोटे और बड़े बेटे में कोई फर्क नहीं किया। तू मेरी सगी बहू है, इस चीज की तू कभी चिंता मत करियो। इतना कहकर विमला और मंजू दोनों के ठीक होने का इंतजार करते हैं और वो दोनों ही भगवान की दया से ठीक हो जाते हैं। लेकिन अब मंजू को हमेशा ये बात खटकती कि उसका पति उसकी सास की सगी नहीं सौतेली संतान था। वक्त अपनी करवट लेता है और सब ठीक होने के बाद विमला अपने छोटे बेटे पंकज की शादी शारदा नाम की भली लड़की से करवा देती है और उसके गृह प्रवेश के समय मंजू उसकी आरती उतारते हुए मन में कहती है, कुछ महीनों में कितना कुछ बदल गया। जिस सास को माँ जैसा प्यार दिया वो मेरी सौतेली सास है, और अब मैं अपनी सौतेली देवरानी को घर में ले आई। पता नहीं आज मेरी सौतेली सास का प्यार मेरी सौतेली देवरानी के आने से कहीं कम ना हो जाए। अगर उसने आते ही घर के 2 हिस्से करने को कहा तो फिर। मंजू बार बार आरती की थाली को अपनी सोच में डूबी घुमाए जा रही थी और उसे ऐसे करता देखकर विमला उसके हाथ से थाली लेकर कहती है, बहू होश में आजा, पगला गई है क्या? थाल को 7 बार घुमाते हैं, 70 बार नहीं। पता नहीं आजकल तेरा दिमाग कहाँ रहता है। छोटी बहू तुम अंदर आओ। विमला के ये शब्द मंजू को चुभ जाते हैं, जिसके बाद वो एक बार फिर अपने मन में कहती है, ये सौतेली देवरानी बस दरवाजे तक आई और मेरी सास के तेवर बदल गए। ये तो होना ही था मंजू, सगी वो और सौतेली तू। समय बीतता है और मंजू के दिल में अपनी सौतेली देवरानी के लिए हीन भावना आने लगती है और वो अपने पति के आगे तो सबसे प्यार से बात करती, लेकिन हमेशा अपनी देवरानी को खूब सुनाती। कभी उससे ज्यादा काम करवाती तो कभी उसके किए काम को बिगाड़ देती। लेकिन विमला ये सब देखते हुए भी चुप रहती है। एक दिन मंजू रसोई में काम करती शारदा के पास जाकर कहती है, सुन, तू ये बर्तन करके सबके लिए रात का खाना बना ले। मेरी फेवरेट टीवी सीरियल आने वाली है, मैं वही देखूंगी। दीदी साथ मिलकर काम कर लेते हैं ना, वो तो मेरा भी फेवरेट है। काम जल्दी खत्म हो जाएगा तो दोनों साथ बैठकर देख लेंगे। लगता है इसे सबक सिखाना पड़ेगा। एक काम करो, तुम सब्जी बना दो, रोटी मैं बना दूंगी, तो ठीक है? हाँ दीदी ये अच्छा है, आप रोटी बहुत अच्छी बनाती हो, मैं सब्जी बना देती हूँ, आप रोटी बना देना। इतना कहकर शारदा सब्जी बनाने लग जाती है और जैसे ही वो सब्जी बनाकर ड्राइंग रूम में जाती है, वैसे ही मंजू मौका पाकर सब्जी में नमक बढ़ा देती है
और कुछ देर बाद सब डाइनिंग टेबल पर खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं और पंकज खाने का एक निवाला खाकर कहता है, छी भाभी, कितना गंदा खाना बना है, इतना नमक डाला है, खाना बनाने भूल गई हो क्या? देवर जी तमीज से बात करो, ये सब्जी मैंने नहीं आपकी बीवी ने बनाई है। पर मैंने तो नमक रोज के हिसाब से ही डाला था। तो तुम कहना क्या चाहती हो कि ये मैंने किया है? बस करो तुम लोग, खाने की टेबल पर भी लड़ने लगी। मंजू, मैंने देखा है तुम आए दिन शारदा को बात बात पर सुनाती रहती हो। तुमको परेशानी क्या है? और मैं तुमको कई सालों से जानती हूँ, तुमको बेटी बोलती ही नहीं मानती भी हूँ। सच बताओ कि क्या परेशानी है? हाँ, आप तो इसकी साइड लोगी क्योंकि ये मेरी सौतेली देवरानी जो है, अब तो मैं और मेरा पति आपको बुरे ही लगेंगे। ये बात सुनकर शारदा हैरान हो जाती है क्योंकि उसे भी ये सब नहीं पता था और मंजू के पति मनोज को बहुत बुरा लगता है और वो मंजू को एक थप्पड़ लगाकर कहता है, तुम ऐसा कह भी कैसे सकती हो? मेरी माँ के मरने के बाद इन्होंने मुझे सगों की तरह प्यार दिया, कभी किसी चीज की कमी नहीं आने दी। और तुम खुद बताओ, हम भाइयों के एक्सीडेंट से पहले तुमको कभी ऐसा लगा कि ये तुम्हारी सौतेली सास है? बस जब से तुम्हारी सौतेली देवरानी आई है, इसके पीछे तुम हाथ धोकर पड़ी हो। अरे इस बेचारी को तो अब तक हमने ये बात नहीं बताई थी, लेकिन तुमने इसके मन में ये भी सब डाल दिया। दीदी, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप मेरी सगी जेठानी हो या सौतेली। फिर आपको इस बात से क्यों फर्क पड़ता है कि मैं सौतेली देवरानी हूँ? हम तब भी तो मिलके सबके साथ रह सकते हैं ना। रहने दे शारदा, मंजू की आंखों पर सौतेले सगी की पट्टी चढ़ी हुई है, इसे कुछ समझ नहीं आएगा। तू इसे कितना भी समझा ले, इसे इसके हाल पर छोड़ दे। मैं कल ही इस घर का बंटवारा कर देती हूँ ताकि इसके दिमाग से ये कीड़ा निकल जाए। मंजू को ये सब सुनकर समझ आता है कि उसकी सास ने सच में उसे अपनी बेटी की तरह रखा था और उससे कोई भेदभाव नहीं किया था और वो अपनी सास के पैरों में गिरकर उससे माफी मांगकर कहती है, माँ जी मुझे माफ कर दीजिए, मैं डर गई थी कि शारदा के आने के बाद कहीं मेरी जगह घर में कम ना हो जाए। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी सौतेली देवरानी मेरी सास का प्यार मुझसे छीन ले। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। मंजू को समझ आता है कि उसकी सास का उससे ये सौतेली वाली बात का सच छुपाने का कारण यही था कि उन लोगों में प्यार बना रहे। खैर, देर आए दुरुस्त आए। इसके बाद मंजू अपनी देवरानी पर हुक्म तो चलाती, लेकिन सगी देवरानी समझकर सौतेली नहीं, और वो समझ जाती है कि रिश्ते तो दिल से होते हैं। सगे सौतेले का दर्जा तो हम इंसानों का दिया हुआ है। जिसके बाद वो अपने घर के सब सदस्यों से माफी मांगती है और उसके बाद वो लोग आने वाली पीढ़ी को भी ये सगे सौतेली वाली बात नहीं बताते। तो दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हम आपके कमेंट्स का बेसब्री से इंतजार करेंगे। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।